नमस्कार, स्वागत है आपका। सेट नंबर 19 आपके पास यहाँ पर था। इसके सॉल्यूशन में पहला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो वैसे देखो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 1833 के एक्ट के तहत ये आपके पास यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। 1833 का जो अधिनियम हमारे पास मिलता है उसमें हमने देखा कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनको अब सीधे सीधे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, जिसमें से कि विलियम बेंटिक आपका पहले यहां पर मिल जाते हैं। हमने 33 में ही देखा कि संपूर्ण देश के लिए एक बजट वगैरह आपके पास यहां पर मिल जाता है। उसके अलावा हमने 33 में ही आपके पास आ जाता है कि विधि सदस्य जो कार्यकारिणी परिषद है गवर्नर की, उसमें चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। भले ये आपका इसको संपूर्ण अधिकार वगैरह नहीं थे, वोट वगैरह देने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार इसको 1853 के अधिनियम के तहत यहाँ पर दिया जाता है। उसके अलावा हमने यहाँ पर और भी चीज़ें जो देखी हैं, तो जैसे भारत के लिए एक सत्ता यहाँ पर स्थापित की गई, यानी संपूर्ण जो ब्रिटिश भारत की अगर हम बात करें, भारतीय जो भी ब्रिटिश राज्य थे उन सभी को एक गवर्नर के अधीन रखा गया। उसको यहाँ पर कहा गया सत्ता का केंद्रीकरण। ठीक है, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण फिर 1861 में जहाँ पर हमने पोर्टफोलियो प्रणाली देखी, हर कार्य को बांटा गया, तो वो आपका विकेंद्रीकरण वगैरह का वहाँ पर उसको प्रारंभ माना जाता है। सेकंड है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंदमठ पुस्तक से लिया गया। इस पुस्तक की रचना किस भाषा में की गई है? अगर हम यहाँ पर बात करें, चाहे तो वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत हो गया या है राष्ट्रगान जनगण मन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मूल रूप से ये भी आपका बांग्ला भाषा में लिखा गया था। आनंदमठ की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा मिल जाती है, बंकिम चंद्र जी के द्वारा मिल जाएगी। जबकि हम आपका जनगण मन की बात करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया है और वो भी आपका बांग्ला भाषा में मिल जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन नहीं होता? अब ध्यान से सुनेंगे भाई इस चीज को। यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल 358 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करेगा तो संबंधित क्षेत्र के जो नागरिक होंगे उनका अनुच्छेद 19 स्वतः ही समापन हो जाएगा। लेकिन वहां पर अपवाद मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 4। देखो, आंतरिक असायन तो है ही नहीं फिलहाल, ठीक है, लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो तब यह स्वतः समापन नहीं होगा, इसको भी फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? समापन करेगा। यहीं पर हमने देखा कि 44वें संविधान संशोधन के ही तहत हमारे पास 359 की व्यवस्था भी आ जाती है, जिसमें व्यवस्था यह की गई कि राष्ट्रपति क्या कर सकता? देखो 59 में क्या था कि राष्ट्रपति चाहे तो मूल अधिकारों में क्या कर सकता? कमी कर सकता। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में यहां पर व्यवस्था बनाई गई कि आर्टिकल 20 व 21 का निलंबन नहीं हो सकता, निलंबन नहीं हो सकता। समझ गए? इसका कभी भी क्या नहीं हो सकता? निलंबन नहीं हो सकता। यह आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। ठीक, और जो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है मौलिक अधिकारों की निलंबन संबंधी, इसको भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वो भी इसी 44वें संविधान संशोधन में आपके पास यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट, अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय कहा है? संविधान का हृदय एवं आत्मा, अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे स्पेशली, तो वहां पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आपको आर्टिकल 32 के तहत मिल जाते हैं, जो भी रिट वगैरह जारी की जाती है मौलिक अधिकार के हनन होने पर, उसकी यहाँ पर बात की जाती है। इसके अलावा अगर सामान्य रूप से क्वेश्चन आता है कि संविधान की आत्मा हृदय या संविधान का आत्मा किसे कहा गया, तो वो प्रस्तावना को कहा ठाकुरदास भार्गव ने और एम हिदायतुल्लाह, दो व्यक्तियों का यहाँ पर नाम आता है। तो ये स्टेटमेंट हम आपका लगातार देख चुके हैं। फिर था कि निम्न तथ्यों पर विचार कर सही तथ्यों वाले विकल्प को चुनिए। पहला था कि भारत में राष्ट्रपति की अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित है। देखो, अधिकतम आयु बिल्कुल भी कोई निर्धारित वगैरह नहीं मिलती है। सेकेंड है कि वर्ष 1997 में राष्ट्रपति उम्मीदवार के अनुमोदकों की संख्या 10 से 50 की गई थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में दिल्ली पांडिचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तो देखो, मनोनीत कहीं पर भी नहीं होते। अगर हम राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 की बात करेंगे तो वहां पर जो भी सदस्य होंगे वो आपका केवल क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, मनोनीत नहीं होंगे। दिल्ली पांडिचेरी को यहां पर 70वां संविधान संशोधन के तहत जो आपका शामिल किया गया है। और यहां पर अगर हम कुल मिला के इस तरीके से देखें तो आपके पास केवल दूसरा, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आंसर मिल जाता है। कई बार डिस्कशन हो चुका है कि हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 देखा, उसमें संशोधन होता है 1997 में, और वहां पर व्यवस्था की गई 10 से 50 अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या रखी गई। मूल रूप से वो 10 थी।
ऐसे ही वहां पर जमानत राशि इसी 97 में ही जो जमानत राशि है उसको 2500 से बढ़ाकर उसको यहाँ पर क्या किया गया, 15,000 उसको यहाँ पर आपका की मतलब जमानत राशि को किया गया है। और किसी भी सदस्य के लिए कुल वैध मतों का 1/6 आपके पास क्या मिल जाता है, जमानत राशि के को बचाने के लिए वोट प्राप्त होने अनिवार्य हैं। ठीक हो जाएगा। चलिए फिलहाल अगला, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो संविधान सभा के कुल यहाँ पर आपका 12 अधिवेशन होते हैं। 15 हमने यहाँ पर क्या देखी, 15 महिला सदस्य यहाँ पर आपका मिल जाती है, 15 महिला सदस्य, 13 यहाँ पर मुख्य रूप से समितियाँ, 13 मुख्य समितियाँ यहाँ पर आपका गठित की गई हैं। इसके अलावा समितियां वैसे और भी थी जो आपका उप समिति वगैरह के नाम से आ जाता, लेकिन मूल रूप से आपके पास कितनी थी, 13 समितियां यहां पर आ जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां पर आपका नया मिला कि जो संविधान की उद्देशिका थी, उद्देशिका प्रस्ताव जेल नेहरू के द्वारा रखा गया था। सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, आराम से पता है मुझे जहां तक अनुमान है ना। तो जो उद्देशिका प्रस्ताव है उसमें कुल अनुच्छेद की संख्या आपके पास आ जाएगी 8 आर्टिकल उसमें आपका यहां पर वर्णित मिलते हैं। साथ ही भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो यहां पर देखो, स्वराज पार्टी के द्वारा आपका यहां पर 1934, केवल लुसेंट में आपके पास इसकी डेट 1924 है। ये क्वेश्चन घटना चक्र वगैरह जो लोग पुराने पेपर वगैरह पढ़ते हो लगातार, तो वहां पर आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो कभी 24 ना आकर 34 आए, तो इस तरीके से ऑप्शन आए तो वहां पर सीधे सीधे आंसर आपको मिल जाएगा। स्वराज पार्टी की हम बात करते हैं तो स्वराज पार्टी आपका चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्थापित की गई थी। ये भी आपको पता है कि जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था 11-12 फरवरी 1922 को, चोरी चोरा कांड जो हुआ था ना 5 फरवरी को, उसके कारण गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। तो उससे भी नाराज होकर कुछ लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था, प्रांतीय क्षेत्रों में चुनाव लड़े थे और उसके अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे कौन, CR दास आ जाएंगे और महासचिव यहाँ पर कौन थे, मोतीलाल नेहरू मिल जाते हैं। हमने यहाँ पर स्वराज पार्टी के बारे में और भी चीज़ें देखी थी कि स्वराज पार्टी का 1935 में जो है वापस कांग्रेस में विलय हो गया था। ये आता है राष्ट्रीय मतलब भारतीयों की ओर से। अगर हम बात करें कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो समितियां बनाई गई, जो आयोग बनाए गए, लगातार भारत भेजे गए, हम आपका साइमन कमीशन की बात करें, जो अधिनियम लगातार बनाए गए हैं, या फिर हम क्रिप्स कैबिनेट वगैरह की बात करें, उनमें से अगर कभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस एक के तहत प्रावधान किया गया या किस एक के तहत भारत में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया, तो प्रस्ताव सबसे पहले क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। हाँ, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि किस एक प्रस्ताव के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, तब आपका आंसर कैबिनेट मिशन आ जाएगा 1946 वाला, वो सभी को आपको पता है बिल्कुल भी, है ना। 8 की भारतीय संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संबंध में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4, न्यायिक पुनरावलोकन वहां पर नहीं मिलता है। न्यायिक पुनरावलोकन से भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है? भारत, दूसरा आ जाएगा अमेरिका, तीसरा आ जाएगा दोनों में, या फिर इस तरीके से कोई भी। तो अमेरिका और भारत में, क्योंकि भारत ने ली कहां से, अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन। वास्तविक और नामात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिकाएं, वास्तविक शक्तियां जो आपका है वो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के पास हो जाती है, जबकि नामात्र प्रकार के जो कार्यपालिका है वो भारत में कौन मिल जाएगा, राष्ट्रपति आपके पास यहां पर मिल जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। जब तक लोकसभा है तब तक ही मंत्रिपरिषद है, अगर माना लोकसभा भंग हो जाए तो मंत्रिपरिषद का क्या काम, मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाएगी, है ना। और 2 सदन जो लिए गए हैं वो भी आपका ब्रिटेन से हमने और भी चीज़ें देखी हैं, खासतौर पे जैसे हम विधि की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर सबसे पहले देखो एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कभी आपके पास आता है क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये ली गई है आपका कहाँ से, जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जापान से। दूसरा हम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि विधि के समक्ष समानता, ध्यान रखना इस चीज़ का, अच्छा समानता की बात नहीं करते, यहाँ पर बात करते कि विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। तो जो विधियों का समान संरक्षण है ये USA से लिया गया है, और इसके अलावा जो भी विधि से संबंधित चीज़ें आएंगी ना वो सब आपका ब्रिटेन से मिल जाएंगी। आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ पर हो गया, विधियों का संरक्षण हो गया। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया आपका ब्रिटेन से, और विधि का शासन भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है।
9th है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों यानी कामगारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड मिल जाएगा 43 का ए, और इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है यहाँ पर आपका शामिल किया गया है। अनुच्छेद 43 की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कुटीर उद्योग की स्थापना आपके पास मिल जाएगा 43 में। इसी के एक भाग और बात करेंगे 43 का ख कि अगर हम बात करेंगे, इसको 97th एडी एक्ट के द्वारा जोड़ा गया, 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया, और इसमें आपके पास यहां पर क्या मिल जाता है, सहकारी समिति की का गठन यहां पर आपके पास मिल जाता है। ठीक है, देखो सहकारी समिति की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये आपका आर्टिकल 19 के तहत भी मिल जाता है, जहां पर हम आपका देखते हैं कि संघ या संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को, वो यहां पर आपके पास मिल जाएगी। सहकारी भी उसी के अंतर्गत मिल जाएगा। दूसरा, सहकारी समिति की अगर हम बात करेंगे तो एक यहीं पर हमने देखा। उसके अलावा 43 के अलावा हमारे पास भाग 9 पंचायत, भाग 9 का फर्स्ट नगर निकाय और भाग 9 का सेकंड जो मिलता है ना, वो भी सहकारी समितियों की स्थापना से संबंधित मिल जाता है। अनुच्छेद 45 से कहीं पर आपका 0 से 6 वर्ष मिलता है, कहीं पर मिलता है 6 वर्ष पूर्ण किए बच्चों की, 6 वर्ष पूरे कर दिए जिन बच्चों ने, उन बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान वगैरह यहाँ पर राज्य करेगा, उसके निर्देश दिए गए हैं। और 47 की अगर हम बात करेंगे तो उन्नत जीवन स्तर व स्वास्थ्य सुधार के निर्देश यहाँ पर राज्य को दिए गए, जिसमें मादक पदार्थ, मद्य निषेध वगैरह आपके पास यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सारे के सारे आपका डीपीएसपी वगैरह के अंतर्गत आ जाएंगे। 43 को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 10th सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन तिथि आपका 28 जनवरी 1950 को मिल जाएगा, जबकि शिलान्यास वगैरह 26 जनवरी की भी एक डेट आपके पास मिल जाएगी। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित फटाफट से हम आर्टिकल देख लेंगे तो आपके पास 124, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 137 और 143, ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए याद होने चाहिए। सबसे पहले 124 की बात करेंगे तो यहाँ पर खुद सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। 26 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कार्यवाहक चीफ जस्टिस यहाँ पर आ जाएगा 26 में। 27 की बात करेंगे तो तदर्थ न्यायाधीश यहाँ पर मिल जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में किसी केस के लिए, किसी वाद को सुनने के लिए न्यायाधीशों की संख्या पूरी नहीं हो पाती, कोरम पूरा नहीं हो पाता, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, उस वाद विशेष के लिए, उस केस विशेष के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जिनको तदर्थ न्यायाधीश कहा गया है, और इनका कार्यकाल उस केस विशेष तक, जब तक वो केस चलेगा तब तक होगा। 129 की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके पास क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। उसके लेख सारे लिखे जाएंगे, डिसीजन सारे लिखे जाएंगे। 131 में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता आ जाती है। मूल अधिकारिता या प्राथमिक अधिकारिता इसको कहा जाता है। इसमें भी दो चीजें हमने देखी हैं। एक तो आपके पास राज्य केंद्र के मध्य आपका जो विवाद वगैरह होंगे, राज्य केंद्र कहें, केंद्र राज्यों कहें, या दो राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है तो मूल अधिकारिता के तहत वहां पर वो निपटान करेगा। और साथ साथ में आर्टिकल 32 जो मौलिक अधिकारों का यहां पर रक्षा वगैरह से संबंधित आर्टिकल है, वो भी आपका इसी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आ जाता है। 132 की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर मिलता है संवैधानिक मामलों में अपील सुनने का अधिकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट को है। 133 की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो सिविल मामलों में अपील सुनने का अधिकार है। 134 की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आपराधिक मामलों में यहां पर आपके पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय अधिकार मिल जाते हैं। 137 आपका न्यायिक पुनरावलोकन आ जाएगा। 143 की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो परामर्शी क्षेत्राधिकार यहां पर आपके पास मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है न्याय संबंधी विषय पर, लेकिन फिर यह जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उसको माने ही माने। सुझाव है, ऑर्डर नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगला। किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है? ये आपका यहां पर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा बताया जाता है। अगर हम उपनिवेश तो आपको पता है,
जहां पर किसी बाहरी शक्ति के द्वारा शासन किया जाता है ना। चलिए, औपनिवेशिक शासन उसको कहा जाता है। स्टुअर्ट पिगट की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो स्टुअर्ट पिगट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिख लेना इसको आराम से, कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी इन्होंने कहा है। जॉन मार्शल, सर्वप्रथम जो आपका काल बताया है या काल निर्धारण वगैरह किया है वो जॉन मार्शल के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट अगला 12, स्यादवाद का सिद्धांत। देखो, स्यादवाद का सिद्धांत आपका जैन धर्म वगैरह से आ जाएगा। हमने जैन धर्म की अगर हम संप्रदाय वगैरह देखें तो इसमें आपका श्वेतांबर, दिगंबर वगैरह संप्रदाय में ये बन जाता है बीच में। ऐसे ही बौद्ध धर्म में हीनयान महायान मुख्य रूप से जो पूछे जाते क्वेश्चन है, तो हीनयान महायान देखा चौथी बौद्ध संगीति, कुंडलवन कश्मीर में, अशोक के कार्य इसमें कनिष्क के कार्यकाल में, और कनिष्क जो है आपका वहाँ पर महायान शाखा से संबंधित मिल जाता है। 39 की कौन सा मौर्य युगीन बंदरगाह दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक निकास का प्रमुख केंद्र है? बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ये आपका ताम्रलिप्ति वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। भुगु कच्छ की बात करेंगे तो देखो, कच्छ से ही आपका ये गुजरात के तटीय क्षेत्र आपका मिल जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में, और इसको यहाँ पर भड़ौच भी कहा गया, भड़ौच बंदरगाह। तो ये आपका क्या था, पश्चिमी देशों से व्यापार वगैरह के लिए था। सोपारा भी आपका पश्चिमी देशों से संबंधित था, जो आपका महाराष्ट्र वगैरह वर्तमान महाराष्ट्र में मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बारबेरिकम की बात करेंगे तो बारबेरिकम नामक जो बंदरगाह वगैरह आपके पास मिल जाएगा वर्तमान कराची के निकट आपका, ये भी तो भारत के फिर पश्चिमी क्षेत्र में ही मिलता था। पूर्वी का एकमात्र ताम्रलिप्ति वगैरह था, इसको ध्यान रखेंगे वह। ठीक है, अगला, किस शासक ने व्यक्तिगत कोष से धन देकर स्वराष्ट्र गवर्नर सुविसा के निर्देशन में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाकर पहले से 3 गुना अधिक मजबूत बांध निर्मित करवाया? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो, याद रखना, सुविसाख गवर्नर था किसका, रुद्रदामन प्रथम का। याद होना चाहिए कि व्यक्तिगत कोष से। क्वेश्चन हमने क्या देखा है, किस शासक ने बिना बेगार लिए, जनता से बिना टैक्स लिए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया है? रुद्रदामन प्रथम। शक शासक था, भारत में सबसे प्रतापी शक शासक आपके पास मिल जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। उससे पहले हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त ने यहां पर क्या किया, सबसे पहले इस झील का निर्माण किया है। उसके बाद अशोक के गवर्नर तुषास्प ने, अशोक के गवर्नर तुषास्प ने यहां पर क्या किया है कि इस पर एक नहर निकाली और बांध निर्माण किया है। और फिर आपका सुविसाख किसका गवर्नर था, रुद्रदामन का, जिसने ये कार्य यहां पर करवाया है। ठीक, ये सारी जानकारियां अभी तक जो हमने पढ़ी हैं वो मिलती हैं आपका रुद्रदामन प्रथम के, जो आपका गिरनार या जूनागढ़ का जो अभिलेख वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा उसमें। उसके अलावा हम यहाँ पर और चीज़ें जो देखते हैं कि बाद में गुप्त शासक स्कंदगुप्त के द्वारा भी इस झील का पुनर्निर्माण वगैरह यहाँ पर करवाया जाता है। 39 के निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को श्री पर्वतीय तथा आंध्रभृत्य कहा जाता है? ये कहा गया यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3, इक्ष्वाकु शासकों को। पर्वतीय यानी पर्वत राज्य, इनका पर्वतीय राज्य वगैरह कुछ मिलता है उल्लेख। और आंध्रभृत्य का मतलब, भृत्य मतलब होता है नौकर चाकर सेवक, तो यहाँ पर आपका आंध्रभृत्य वगैरह से संबंधित आपका मिल जाएगा। और ये आपके पास मिल जाएगा कौन सा, यहाँ पर एक शासक श्री शांतमूल करके मिलता है इक्ष्वाकु में, श्री शांतमूल। तो 2 बार ये क्वेश्चन आपका कॉपी हो गया था, तो इसको ऑनलाइन में आपको आगे मिल गए थे क्वेश्चन, है ना। चलिए फिलहाल आगे चलेंगे। राजा राममोहन राय के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन ऑप्शन नंबर 4 था, क्योंकि 25 में यहाँ पर आपका हिंदू कॉलेज नहीं था, बल्कि क्या था आपका यहाँ पर मिल जाता है कौन सा, वेदांत कॉलेज मिल जाएगा 1825 में राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय से संबंध देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। 1815 में आत्मीय सभा, 16 में आपका वेदांत सोसाइटी वगैरह आ जाएगा, 25 में आपका वेदांत कॉलेज आ जाएगा, 1828 में आपका ब्रह्म समाज की स्थापना आ जाएगी। 1830 में इनको भारत में जो शासक थे आपका अकबर द्वितीय ने इनको अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए आपका ब्रिटेन भेजा। वहाँ ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनका देहांत हो जाएगा 32 या 33 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी कब्र वगैरह, तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है किस भारतीय की कब्र जो भारत से बाहर आपका निर्मित है, तो वो भी आपका कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। 15 किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? आपका वेलेजली वगैरह के द्वारा यहाँ पर आ जाएगा। बाकी देखो प्रेस से क्वेश्चन वही आपका मिल जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाला, लासे लिटन लासे लाया 1878 में, और 82 में रिपन ने उसको यहाँ पर क्या किया, रद्द किया। हमने बात करी लॉर्ड वेलेजली की, तो वेलेजली की आपका सहायक संधि वगैरह आप लोगों ने देखी। हैदराबाद मिल जाएगा, फिर आपका मैसूर मिल जाएगा, तंजौर वगैरह मिल जाता है, यहाँ पर अवध मिल जाता है फिर, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को जरा रिवीजन करें, बहुत सारी चीज़ें आपका ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है अब कि जो नहीं हुई हो कभी, है ना।
16 के निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के साथ बंगाल की सूबेदारी अनुवांशिक हो गई? तो मुर्शीद कुली खां के बाद यहाँ पर सूबेदारी अनुवांशिक रूप से हो गई, मतलब आनुवांशिक रूप से हो गई, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। बात अगर हम यहाँ पर मुर्शीद कुली खां की करें तो जब शासक बनता है तो मुर्शिदाबाद नामक नगर में अपनी राजधानी, तो राजधानी का सीक्वेंस कई बार आता है, तो सबसे पुरानी ढाका हो जाएगी, उसके बाद मुर्शिदाबाद हो जाएगी, और बाद में आपने प्लासी वगैरह के बाद देखा तो तब यहाँ पर राजधानी मुंगेर वगैरह ले जाई जाती है, और मुंगेर पाल वंश की राजधानी भी आपको मिलती है। ऑप्शन सेकंड अलीवर्दी खां से यहाँ पर एक स्टेटमेंट मिलता है कि अलीवर्दी खां में लिख लेना कि इसने क्या किया था, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से, यूरोपियों की तुलना किससे की है, मधुमक्खी से की है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे भाई। नेक्स्ट अगला, अप्रैल 1916 ईस्वी को स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। यहां पर जोसेफ बैप्टिस्टा या बैप्टिस्टा करके आपका यहां पर मिल जाएंगे। ये जो अप्रैल वाला मिल जाएगा ये मिलता है किसका, बीजी तिलक का। एनी बेसेंट का फिर यहाँ पर आपका सितंबर का मिल जाएगा, सितंबर 1916 का होम रूल लीग। और आपको यहाँ पर यह भी पता होगा कि 20 अगस्त 1917 को इसको समाप्त करने की घोषणा यहाँ पर एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। ठीक, अगला सुमेलित नहीं है तो अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम, अच्छा कुव्वतुल इस्लाम नहीं है, अजमेर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। कुव्वतुल इस्लाम की बात करेंगे तो ये आपका दिल्ली में स्थित यहाँ पर मस्जिद मिल जाती है। भारत में सबसे प्राचीन जो सबसे पहली मस्जिद जो निर्मित हुई थी वो कुव्वतुल इस्लाम मिलती है दिल्ली में, किसी मंदिर वगैरह को तोड़कर यहाँ पर बनाई गई थी। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई संस्कृत विश्वविद्यालय मिलता था, चौहान वंश वगैरह के शासक यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि निम्न में से किस मस्जिद की इमारत में, किस मस्जिद की दीवार पर हरिकेली नामक नाटक के पंक्तियां अंकित मिलती हैं? तो हरिकेली नामक नाटक विग्रहराज चतुर्थ जो कि चौहान वंश के शासक मिलते हैं उनके द्वारा लिखा गया था, और उसकी कुछ पंक्तियां आपका यहाँ पर अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय में उत्कीर्ण की गई थी। बाद में जब मस्जिद बनती है तो वो कुछ उत्कीर्ण पंक्तियां वगैरह वहाँ पर अभी भी आपको मिल जाती है, इसलिए वहाँ पर आपका आ जाता है। ठीक है, जौनपुर अटाला मस्जिद की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर इब्राहिम शाह की बात आ जाती है। कौन इब्राहिम शाह सरकी यहाँ पर जो आपका शासक मिल जाते हैं। हम्पी का हजारा देवी मंदिर या यहाँ पर आपका इसी को हजारा या हजार राम मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। कृष्ण देव राय यहाँ पर आपके पास मिल जाते हैं। और गुलबर्गा की जामा मस्जिद की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मोहम्मद शाह बहमन शासक थे, मोहम्मद शाह बहमनी के द्वारा इसको यहाँ पर निर्मित करवाया गया है। चलिए भाई 19 पे आ जाते हैं। सही कूट का चयन कीजिए। ए था कथन कि बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, बिल्कुल मातृभाषा तुर्की थी भाई, तुर्की में लिखा गया है। दूसरा है कारण बता रहा है कि तुर्की भाषा मुगल दरबार की भाषा है। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, व्याख्या की तो बात बाद की है ना, क्योंकि मुगल दरबार की जो राजभाषा आपके पास मिल जाती है वो मिलती है कौन सी, फारसी। तो यहाँ पर हम देखें तो पहले वाला सही है, यानी ए सही है और आर आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका आंसर आपके पास मिल जाता है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि बाबरनामा की तुर्की भाषा में मूल रूप से लिखी गई थी, इसको देखो हर पेपर में वैसे ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक, इसका हमने फारसी अनुवाद देखा, अब्दुल रहीम खाना के द्वारा मिल जाएगा। और साथ साथ में इसका अंग्रेजी अनुवाद, फारसी अनुवाद तो खाना, अंग्रेजी अनुवाद की बात करें तो लेडन और रस्किन के द्वारा हमने इसको यहाँ पर देखा है। ठीक है, बाबर ने अपने बाबरनामा रचना में विजयनगर वगैरह का उल्लेख आपके पास मिल जाता है। साथ साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि बाबरनामा में सबसे पहले जो आपके पास क्या मिलता है, चारबाग शैली का पहली कल्पना जो की गई थी वो बाबरनामा में बाबर ने की थी। हाँ, इसका प्रयोग आपका सबसे पहले अकबर के काल में किया जाता है और हुमायूं के मकबरे में पहली बार चारबाग शैली का निर्माण मिलता है। 20 किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के, तो महमूद गजनवी। देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गौरी हो जाएगा। राम सीता की आकृति के सिक्के अगर आते हैं तो वो अकबर के द्वारा चलाए गए थे। अब यहाँ पर हमने कई सारे मुद्राओं से संबंधित क्वेश्चन देखे। गुप्त काल से अगर हम बात करें तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी वो आपका दीनार थी, जो आपका चांदी की मुद्रा मिल जाती है वो रुपये का वगैरह मिल जाएगी।
हमने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के देखे तो हिंद यूनानी के द्वारा, और सिक्कों पर लेख लिखने का भी जो कार्य किया गया था वो भी हिंद यूनानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, मिनांडर वगैरह का नाम मिल जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो कुषाण वंश की, या फिर हम बात करें सीधे स्वर्ण मुद्राओं के पहले, सबसे पहले हो गया हिंद यूनानी। सबसे अधिक मात्रा में गुप्त शासकों ने और सबसे शुद्धतम जो स्वर्ण सिक्के चलाए थे वो चलाए थे विम कटफिसेस ने, जो कि आपका कुषाण वंश का शासक मिलता। तो कुषाण काल में सबसे शुद्धतम सोने के सिक्के। कलुंज नामक एक स्वर्ण सिक्का था चोल वंश में। हमने पेगोड़ा विजयनगर की मुद्रा देखी, हूण मुद्रा आ जाती बहमनी राज्य की। भारत में सीसा धातु लेड की मुद्राएं जो चलाई हैं वो सातवाहन ने चलाई हैं। और भारत में सर्वप्रथम जो शुद्ध अरबी के सिक्के शुरू करे टंका और जीतल वो इल्तुतमिश के द्वारा। हमने आदाविक भी देखा आपका एफएसटी फिरोजा तुगलक के द्वारा मिल जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ आपका मुद्रा वगैरह से संबंधित चीज़ें यहाँ पर आती हैं। सर्वप्रथम मुद्राओं पर लेख हिंद यूनानी, सर्वप्रथम मुद्राओं पर टकसाल का नाम इल्तुतमिश। और एक और क्वेश्चन आपका आता है कुषाण वंश से कि उत्तर भारत या उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे की मुद्राएं किस काल में चलाई गई, तो वो भी आपके पास कुषाण काल यहाँ पर आंसर मिल जाता है। ठीक, 21 है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो विजयनगर शासन के समय या विजयनगर के समय जो है कल्याण मंडप एक प्रकार की स्थापत्य वगैरह से संबंधित संरचना आ जाती है मंदिर निर्माण की, जो आपको यहाँ पर मिल जाती है शुरू हुई थी मतलब। ठीक है, निम्न क्षेत्र में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं, तो भाई गंगा डेल्टा में आपका भूतापीय स्रोत वगैरह नहीं मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे भारत का भारत की पहली भूतापीय परियोजना की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये पुगा गांव पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में मिल जाता है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र मिलते हैं आपके पास यहाँ पर खम्मम मिल जाता है, जो कि खम्मम आपका कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। साथ साथ में मणिकर्ण हमने देखा, मणिकर्ण, तो मणिकर्ण आपके पास आ जाएगा कहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एक आपके पास यहाँ पर और आता है कोई तातापानी नामक जगह जो है आपका कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर आपके पास ये कुछ क्षेत्र हैं जो किससे संबंधित है भूतापीय ऊर्जा वगैरह से संबंधित आपको मिल जाते हैं। ठीक हो जाएगा भाई। चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 23। कयाल क्या है? कयाल क्या है? लेगून क्षेत्र, लेगून झील वगैरह, जो अनूप झील जिनको हम कहते हैं वो आपका कयाल कहलाते हैं केरल वगैरह में मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन भी इन्हीं से संबंधित है। फिलहाल यहाँ पर भारत की सबसे लंबी झील ऑप्शन 4 इसका आंसर है ये आपका वेम्बनाद। वेम्बनाद भी एक प्रकार का कयाल झील है, यानी आपका लेगून झील वगैरह मिल जाएगी केरल में। और सबसे लंबी नौकायन वगैरह के लिए आपका इसको जाना जाता है 90-94 किलोमीटर की लंबी मिलती है, बताओ, है ना। चलिए बाकी तो आपको यहाँ पर देखी जा रही है कि मानव निर्मित आपका उकाई झील वगैरह मिल जाती है। हमने देखा कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का मिल जाएगी, सर्वाधिक खारे पानी की आपका सांभर मिल जाएगी, सबसे बड़ी मीठे पानी की वुलर मिल जाएगी जो कि विवर्तनी की झील या प्लेट टेक्टोनिक्स प्रक्रिया से जिसका निर्माण हुआ है। सबसे ऊंचाई पर माकूम मिल जाती है सिक्किम की, इसको भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए भाई अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 25। भारत के उपमहाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र, जो समुद्री चक्रवात वगैरह आते हैं उससे आपका कोरोमंडल क्षेत्र। कोरोमंडल कौन सा क्षेत्र है भाई? कोरोमंडल क्षेत्र है जो आपका यहाँ पर क्या है, जो आपका पूर्वी भारत का जो पूर्वी तट वगैरह आपके पास मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश वगैरह वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका क्या रहता है, चक्रवातों से प्रभावित रहता है। अगला है भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन का पठार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका सबसे असिंचित खेती वगैरह यहाँ पर मिल जाती है। थोड़ा सा सिंचाई वगैरह की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यूपी, और प्रतिशत में आ जाएगा तो भारत में पंजाब मिल जाता है। ठीक, दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सर्वाधिक, अब यहाँ पर ये देखो ये क्वेश्चन कोई साधन वगैरह के हिसाब से नहीं पूछा गया कि नहर से, तालाब से, कुएं से, नलकूप से, ये सीधे सीधे आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से है
कि भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य का है? यूपी का। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत क्षेत्रफल में तो पंजाब। सर्वाधिक नलकूप क्षेत्रफल की बात करेंगे वहां पर भी यूपी। प्रतिशत में यहां पर भी पंजाब। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करेंगे सर्वाधिक नहर क्षेत्रफल या नहर से जो क्षेत्रफल सिंचित मिलता है सबसे ज़्यादा वो भी यूपी, लेकिन प्रतिशत में ये मिलता है आपका कहाँ पर? मिजोरम में मिल जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर बात करूँ सर्वाधिक तालाब में अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु मिल जाएगा, और प्रतिशत की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका झारखंड मिल जाता है। ऐसे ही और क्या बचा? सर्वाधिक कूप या कुएं आधारित अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहां पर आपका एमपी, और प्रतिशत में महाराष्ट्र मिल जाएगा। दूसरा यहां पर आपको याद रखना है कि अगर सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल की बात की जा रही है, सर्वाधिक असिंचित, तो वो आपका एमएच महाराष्ट्र में। जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं, आप लोगों को ये डाउट अब नहीं होना चाहिए, रट जाना चाहिए ये चीज़। इसको खुद लिखने की कोशिश करेंगे तब जाके बहुत आसान ये चीज़ें आपको हो जाएंगी। ठीक हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन नंबर आपका 27। भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर 3 अल मसूदी के द्वारा भारतीय मानसून का जिक्र सबसे पहले किया जाता है। अगर हम मानसून की बात करेंगे तो एक अरबी शब्द आपके पास मिल जाएगा, जबकि सुनामी शब्द की बात करेंगे तो वो आपका जापानी शब्द आपको मिल जाएगा। सबसे पहले केरल में जो है आपका मानसून भारत में प्रवेश करता है, और उस मानसून की पहली वर्षा को केरल में मानसून प्रस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अगर क्वेश्चन आए कि मानसून से जस्ट पहले की वर्षा केरल में, तो वो आपका आम्र वर्षा होती है, जो आम की खेती वगैरह के लिए आपका प्रमुख होती है या महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हम बात करेंगे तो कर्नाटक क्षेत्र में हमें कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम वगैरह मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल के स्थानीय पवनें और वर्षा वगैरह का जो घटना होती है उसको हम क्या कहते हैं? वो काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है। पूर्वी भारत में आपके पास नॉर्वेस्टर मिल जाएगी। पूर्वी भारत, और ध्यान रखना ऑप्शन में दे चुका हूँ, नागपुर का पठार भी आपका कभी कभार उसमें मिल सकता है। ठीक हो जाएगा। चलिए बाकी की चीज़ें अगर हम यहाँ पर बात करें और, तो हमने देखा कि लोड़ता मानसून से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु क्षेत्र में वर्षा होती है। तमिलनाडु राज्य वर्षा प्राप्त करता है। सबसे ज़्यादा मतलब दोनों मानसून से जो वर्षा प्राप्त करता है वो है पंजाब राज्य। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा का कारण हमने आपका पश्चिमी विक्षोभ देखा, और इसी पश्चिमी विक्षोभ को राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है। 28 भाई, भारत में काली कपासी मिट्टी की रचना ये बनती है ज्वालामुखीय चट्टान वगैरह से इसका निर्माण होता है। काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, या फिर इसको रेगुर वगैरह के नाम से भी जाना जाता है। 29 कौन सी परियोजना संबंधित नदी के साथ सही सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर कृष्णा, ठीक है, हीराकुंड महानदी, माता टीला, बेतवा। यहां पर उकाई की बात करेंगे तो उकाई हो जाएगा किसमें? ताप्ती में। बाकी देखो दामोदर की बात करें, फिलहाल यहां पर आपको लिखना है क्या? पंचेत हिल वगैरह यहां पर आ जाएगी। पंचेत हिल या पंचेत हिल्स परियोजना मिल जाती है दामोदर में। अगला है तालीचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो तालीचर आपका उड़ीसा वगैरह में मिल जाएगा भाई। ठीक है, हमने यहाँ पर कोयले की बात करी। कोयला उत्पादन में भारत, फिर से देखो बहुत सारी लगातार हो रखी है चीजें। कोयला उत्पादन में भारत सेकंड स्थान पर है भाई विश्व भर में। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कोयला उत्पादन में, तो कोयले का 36 उत्पादन हो रहा था। यानी आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ सबसे पहले स्थान पर हो जाएगा, उसके बाद आपका उड़ीसा मिल जाएगा, और फिर हो जाएगा कौन सा? झारखंड। किसमें? उत्पादन में। याद कैसे रखना है? पहले 36 है, 36 उत्पादन होता है, क्योंकि दोनों चीज़ें कॉमन है हर जगह। अगर हम भंडारण की बात करेंगे तो यहाँ पर ही उल्टा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोयला भंडारण झारखंड में, फिर आपका आ जाएगा उड़ीसा में, और फिर आपका आ जाता है किसमें? छत्तीसगढ़ में। तो सीक्वेंस वही है, बस आगे पीछे आपको याद रखना। इसीलिए यहाँ पर आप इस तरीके से भी रख सकते हो कि 36 उत्पादन यहाँ पर कोयले का हो रहा है। भारत से कोयला सर्वाधिक जो निर्यात किया गया है वो किया गया है किसको? नेपाल को। और सर्वाधिक अगर हम आयात की बात करेंगे, कोयले आयात की, तो वो आ जाएगा कहाँ से? इंडोनेशिया से। ठीक, चलेंगे।
31 है कौन सा यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल नहीं, तो आपका बाकी गुफाएं मिल जाती हैं यहाँ पर। अजंता, आपका अजंता एलोरा 83 में हो जाएंगे। ये आपका एलिफेंटा 1987 में आपको मिल जाएगा। अभी हमने 41वें के रूप में शांति निकेतन, 42वें स्थान के रूप में भारत के होयसाल स्मारक देख चुके हैं, और 40वें में भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल धोलावीरा मिल जाता है। 30 सुमेलित नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936, आकाशवाणी में संस्कृत समाचार 1974, और प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत 1959। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 सभी सही है। प्रयोगात्मक दूरदर्शन, वैसे दूरदर्शन तो इसका नाम 76 में होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भारत में टीवी सेवा का प्रारंभ, भारत में टीवी सेवा का प्रारंभ होता ही आपका 1959 में मिल जाएगा। चलिए भाई अगला, नासा और इसरो के द्वारा बनाया गया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निशार किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2024 की ये परियोजना आपका दोनों की संयुक्त रूप से यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन फुस जेतापुर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका जर्मनी नहीं बल्कि किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। ठीक, जेतापुर और तारापुर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र में दोनों हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें रावत भाटा की तो ये राजस्थान में हो जाएगा। कुडनकुलम आपका तमिलनाडु में। कुडनकुलम के साथ साथ आपको यहाँ पर कलपक्कम भी मिल जाएगा जो तमिलनाडु में है। काकरपारा गुजरात में हो जाएगा। नरोरा आपका यूपी वगैरह में मिल जाता है, जो आपका परमाणु विद्युत गृह के रूप में स्थापित मिलते हैं। और हाँ, केगा मिलता है कर्नाटक में। इनमें से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो भाई ऑप्शन 3 कोयला यहाँ पर ऐसा नहीं है। कोयला, जीवाश्म, पेट्रोलियम, ये चीज़ें एक लिमिटेड मात्रा में पृथ्वी में आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपका मिलती रहेंगी हर बार या फिर हम उनको बार बार प्रयोग कर सकेंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, सौर ऊर्जा, भाई जब तक पृथ्वी रहेगी सूर्य मिलता रहेगा, लगातार वायु चलती रहेगी, समुद्री लहरें चलती रहेंगी, तो वहाँ पर आपका इन ऊर्जाओं को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। 36 से सीबीआई द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री की ऑनलाइन प्रसार को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? यहाँ पर आपका ऑपरेशन फर्स्ट मेघ, यहाँ पर आपका ऑपरेशन मेघ चक्र वगैरह आ जाएगा। ऑपरेशन गरुड़ की बात करेंगे, ये भी सीबीआई द्वारा यानी सीबीआई द्वारा मादक पदार्थों के विरोध या फिर हम कह सकते हैं सीधे सीधे ड्रग्स के विरोध में। ठीक, ऑपरेशन उपलब्ध की बात करेंगे तो ये रेलवे टिकट से संबंधित था। रेलवे के द्वारा रेलवे टिकट क्या बोलते इसको, जो आपका गलत तरीके से खरीद फरोख्त वगैरह आपके पास यहाँ पर मिल जाती है, यानी कालाबाजारी। रेलवे टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए यहाँ पर रेलवे मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ऑपरेशन सद्भावना की बात करेंगे तो एलओसी के निकट भारतीय सेना के द्वारा ये ऑपरेशन आपका चलाया गया है। एलओसी के निकट जो भी गांव वगैरह मिल जाते हैं उनसे संबंधित। 37 हरमाऊ शक्ति अभियान 2023 भारत तथा डैश डैश के साथ, तो ये आपका भारत और मलेशिया के साथ मिल जाएगा। कजाकिस्तान का काजिंद, मालदीव का एक्वेरिन, और बांग्लादेश का एक यहां पर आपका बांगा सागर। ठीक है, बांगा सागर है, बोंगा सागर वगैरह करके यहां पर, हाँ बोंगो सागर है, बोंगो सागर, और एक यहां पर आपका संप्रीति करके एक अभियान आपका यहाँ पर बांग्लादेश के साथ भारतीय सेना का मिल जाता है। चलिए भाई अगला, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 42वां। ऑप्शन फर्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये सतत विकास रिपोर्ट है 2023 की, सतत विकास रिपोर्ट। और 68 की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, लेकिन ये आपका 2022 का मिल जाएगा। और 32 आपको पता ही आपका HDI 2021-22, अच्छा 20-21 का चल रहा, 2021-22 का। ठीक है, 2021-22 का HDI वगैरह आपके पास यहाँ पर मिलता है, तो 132 0.633 ऐसा कुछ यहाँ पर स्कोर वगैरह मिल जाता है भारत का। 39 हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये किया गया सूर्यनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 4 मिल जाते हैं बाल साहित्य वाले। यहाँ पर आपने देखा होगा कौतुक या कौटुक ऐप नामक इनकी रचना मिल जाती है। बद्री नारायण की बात करेंगे तो साहित्य अकादमी संस्था द्वारा साहित्य अकादमी 2022 का जो हिंदी के लिए मिला वो है आपका बद्री नारायण के लिए। बद्री नारायण की एक पुस्तक आपके पास यहाँ पर मिल जाती है, क्या? तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द इनकी रचना मिल जाएगी। दामोदर माउजो की बात करेंगे 2022 में इनको कौन से नंबर का था? 57वां।
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर आपका दिया जाता है। और अतुल कुमार राय की अगर हम यहाँ पर बात करें, देखो साहित्य अकादमी 3 तरीके से, एक सामान्य साहित्य अकादमी मिल जाएगा, एक साहित्य अकादमी बाल सम्मान, और ये हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार यहाँ पर इनको दिया गया। और यहाँ पर पुस्तक क्या थी? चांदपुर की चंदा, चांदपुर की चंदा यहाँ पर आपको क्या मिल जाती है? इनकी रचना यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक, चलिए अगला। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता शरद कमल अचंता, ये तमिलनाडु से हैं, आपका टेबल टेनिस से संबंधित है। आपको पता है कि जो खेल रत्न पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से 1991-92 वित्तीय वर्ष से आपका प्रारंभ होता है। और अभी हाल ही में इसका नाम क्या कर दिया गया? किसके नाम पर? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। राष्ट्रीय जो आपका खेल पुरस्कार है उनमें हमने अर्जुन पुरस्कार देखा 1961 का, हमने द्रोणाचार्य देखा 1985 का। एक तो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से आएगा, और अगर कभी कभार केवल ध्यानचंद पुरस्कार आएगा तो वो 2002 का आपके पास मिल जाएगा, 2002 का। ठीक, हाँ, उसको भी ध्यान रखेंगे भाई। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया। इनमें से कौन सा क्षेत्र इस समूह में शामिल नहीं है? तो इसमें आपका यहाँ पर क्या? कृषि विकास शामिल नहीं था, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, हरित विकास। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक आपका वित्तीय क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा, वित्तीय क्षेत्र। साथ साथ में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे युवा शक्ति की, युवा शक्ति यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अवसंरचना, अवसंरचना विकास वगैरह आ जाएगा। और एक यहाँ पर आता है क्या? सक्षमता को सामने लाना। ये यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ मिल जाती है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 आपका यहाँ पर जो सप्तकिरण वगैरह के नाम से आप लोगों ने यहाँ पर एक देखा होगा, इसको बांटा गया था। अगला 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस किस स्थान पर संपन्न हुई? तो 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका अहमदाबाद में मिल जाती है। ऑप्शन फर्स्ट में आपका 108वीं विज्ञान कांग्रेस हो जाती है। ठीक है, नई दिल्ली की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो युवा संसद महोत्सव यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। और इंदौर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, लिख लेना इसको 4th वाले में, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आपका 2023 का मिलता, तो वो आपका इंदौर में संपन्न हुआ था। चलिए 43 गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर। अच्छा, राष्ट्रमंडल नहीं था, इसको थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर कर देना, ये राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय का मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पर मोगा पेरी अभी 22वें जो आपका राष्ट्रमंडल, वो राष्ट्रमंडल का ही था। ठीक है, सावज ये 36वें राष्ट्रीय गेम का था। और उज्ज्वला आपका जो अभी दिल्ली में पहली बार यहाँ पर आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए ना, तो उसका यहाँ पर आपका शुभंकर मिल जाता उज्ज्वला। आगे क्वेश्चन है, उसको वहाँ पर देखते हैं। 44 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2023 का खिताब ये आपका स्पेन ने जीता है। ध्यान रखना, फीफा महिला विश्व कप का खिताब भी स्पेन ने पहली बार जीता हुआ है। ठीक, वो वाला फीफा वाला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ये वाला थोड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में इसका आयोजन हुआ महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा। महाराष्ट्र, गोवा, उड़ीसा, इन 3 राज्यों में जो है इसका यहाँ पर क्या आयोजन होता है। और इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पर आपका क्या दिया, किस शहर में, किस राज्य में हुआ, किस में नहीं हुआ, ये सारी चीज़ आपके पास यहाँ पर हो सकती है। 45वें 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन, तो ये आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जापान में। ठीक हो जाएगा। चलिए अगर आपके पास मिल जाता है हाल ही में संपन्न आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब, ये आपका यहाँ पर किसको? विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर मिल जाते हैं। 47 खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण, हाँ इसी की मैं बात कर रहा था, ये भी आपका कहाँ पर? नई दिल्ली में। जिन लोगों ने गुलमर्ग किया तो देखो गुलमर्ग आपका जे&के क्षेत्र में मिल जाएगा। और यहाँ पर शीत क्षेत्र है जहाँ पर बर्फ़ वगैरह आपका गिर जाती है, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो आपका शीतकालीन यहाँ पर विंटर गेम्स वगैरह आपके पास मिल जाते हैं। ठीक, इसको लिखेंगे यहाँ पर आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये आपका 2022 के यहाँ पर आपका होते हैं, नहीं 22 नहीं, ये आपका 23 के थे। और एक आपका यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक आपका 2022 वाले जो हो वो आपका अभी एमपी में होते हैं। हाल ही में
हाल ही की नियुक्तियों के संबंध में कौन सही सुमेलित है? तो यहां पर आपका सभी के सभी विकल्प आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो आपका क्या है, सभी सुमेलित हो जाएंगे भाई। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं, तो ये आपका मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पास चाय, रबर, नारियल और कॉफ़ी यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, अगर हम बात करें सूरजमुखी, सोयाबीन की, तो आपका अलग कृषि वगैरह में आ जाएंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा उत्पादन इनका होता नहीं है। ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो आपका फिर से केला, अंगूर वगैरह, यहाँ पर आपका इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। और 4th वाले में फिर से वही सोयाबीन वगैरह आ जाएगी। तो ये तो दाल वगैरह के रूप में, एक बागवानी में नहीं है ना। ठीक है, सोयाबीन बागवानी में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका केला वगैरह चलो फिलहाल थोड़ा अगर आता भी है, लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलता है, अंगूर वगैरह। चले, इनमें से कौन सी समांतर फसलें, समांतर यानी जो साथ साथ बोई जाती हैं, तो हमें गेहूँ और सरसों दोनों रबी की फसलों के अंतर्गत यहाँ पर मिल जाती हैं। 51 फसल चक्र आवश्यक है, क्यों? फसल चक्र है मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए, ये आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर मिल जाती है। जबकि ऑप्शन 4 अगर किसी ने किया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कटाई के पश्चात जो आपका हल जोता जाता है या जुताई की जाती है, उससे यहाँ पर आपका मृदा की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है। अगला द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है, तो ये आपका कैसे रहेगा? जैव प्रौद्योगिकी के विकास से आपका द्वितीय हरित क्रांति को यहां पर माना गया है। ठीक है, किस भारतीय राज्य को धान का कटोरा? अब देखो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, लेकिन बहुत सारे ने इसको पश्चिम बंगाल भी किया हुआ कि भाई चावल का उत्पादन तो पश्चिम बंगाल में होता है। ये नहीं पूछ रहा कि चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है, ये आपको ये पूछ रहा है कि किस राज्य में चावल उत्पादन होता अधिकांशता होता है, जिसलिए उसको धान का कटोरा कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर अगर कभी आपके पास आता है, ये ना आके आपके पास कभी कभार क्या आ जाएगा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा आपके पास आ जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक, कभी राज्य ना आए, ये क्षेत्र पूछे जा सकते हैं और आ चुका ये पेपर में। एजोला नामक जलीय फर्न किस फसल के लिए मृदा उर्वरता बढ़ाता है? तो ये आपका चावल या फिर आपका धान की फसल के लिए मृदा उर्वरता वगैरह बढ़ाने का कार्य करता है। एक जैव उर्वरक के रूप में हमने आपका जलीय फर्न के रूप में एजोला को देखा था। नीलहरित शैवाल में आपका नोस्टॉक, एनाबिना हो चुके हैं। बाकी हमने राइजोबियम जीवाणु वगैरह भी देखा था, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सीकरण वगैरह आपका फिक्सेशन आपका करता है। अगला है भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन। ये तो देखो बेसिक क्वेश्चन होने चाहिए, आपका गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा जूट, पटसन उसी को कहा जाता है। हाँ, राष्ट्रीय पटसन नीति 2005 की हो जाएगी। और भारतीय जूट निगम की अगर हम बात करेंगे तो 1971 में इसकी स्थापना आपको मिल जाती है। बबूल, खैर और खेजड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये आपका बबूल, खैर, खेजड़ी वगैरह आपका उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों से संबंधित आपके पास यहाँ पर ही वनस्पतियाँ मिल जाती हैं। ऐसी वनस्पतियाँ जिनमें जो आपका कम जल की मात्रा जिन क्षेत्रों में होती वहाँ पर आपका उग जाते हैं। ICT निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपका 4th इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं कि विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर, तो ये www वर्ल्ड वाइड वेब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जो आपका टिम बर्नर्स-ली के द्वारा इसको यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक हो जाएगा। चलिए बाकी तो आपका वेब ब्राउजर बात के ही है ना। अगला आता है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए, यहाँ पर आपका कंपाइलर आंसर हो जाएगा। और कंपाइलर के साथ साथ आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपका 2 ऐसे सॉफ्टवेयर मिलते हैं जो HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी कोड में परिवर्तित करते हैं। क्योंकि भाई कंप्यूटर केवल क्या पढ़ेगा? मशीनी कोड, मशीनी भाषा पढ़ेगा, इसलिए जरूरी है। जो कंपाइलर है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करेगा, जबकि इंटरप्रेटर की अगर हम बात करेंगे तो ये लाइन बाय लाइन उसको क्या करता है? कन्वर्ट करने में मदद करता है। असेंबलर की बात करेंगे तो ये आपका क्या है? असेंबली भाषा को मशीनी कोड में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जॉयस्टिक की अगर हम बात करें तो आपका इनपुट डिवाइस वगैरह आपके पास मिल जाएगी। ठीक हो जाएगा भाई। चलेंगे अगला आपके पास यहां पर मिल जाता है क्वेश्चन नंबर अगला है, आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त की जाती है? तो ये आपके यहाँ पर क्या है? पेज प्रति मिनट, ये आपका PPM यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, पेज पर मिनट। एक चीज़ और आती है कि प्रिंटर की क्वालिटी यानी गुणवत्ता, प्रिंटर की गुणवत्ता मापने के लिए आपका DPI यानी डॉट पर इंच यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि 1 इंच में कितने डॉट वगैरह आपके पास यहाँ पर प्रिंटर छाप रहा है, वो उसकी क्या बताएगा? गुणवत्ता को बताता है।
घर्षण बल, तो घर्षण बल आपका बल की दिशा के विपरीत कार्य करेगा, और आपको पता है घर्षण बल के ही द्वारा या इसी से हमारा चलना या रुकना क्या है, संभव है। एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, ब्लोटिंग पेपर स्याही सोखता बोलते हैं ना, तो वो आपका यहां पर क्या करता है, केशिकत्व के द्वारा। कैपिलरी फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, एकमात्र ऐसा बल है जो आपका ग्रेविटी के विपरीत कार्य करता है, ग्रेविटी के अपोजिट कार्य करेगा। उसमें हम यहां पर देखते हैं कि लैंप पर तेल का ऊपर चढ़ना या दिए की बाती पर जो है तेल का चढ़ना, वो भी केशिकत्व के द्वारा। पौधे जो है आपका जाइलम कोशिकाओं के द्वारा जल ग्रहण करते हैं, और जाइलम कोशिकाएं भी किसके तहत, आपका वहां पर केशिकत्व के तहत ही जल को ऊपर खींचती हैं। पृष्ठ तनाव की बात करेंगे। पृष्ठ तनाव होता है किसी पदार्थ का कम से कम क्षेत्रफल घेरना। आजकल सर्दियों के मौसम में आप लोग देखते होंगे सड़क किनारे कुत्ते ने बिल्कुल ऐसे 8 बनाया रहता अंग्रेजी का, है ना, तो उसको साइंस नहीं पता है, लेकिन उसको पता है कि भाई जितना कम एरिया घेरेगा उसके शरीर से उतनी ऊष्मा बाहर जाएगी। तो वो आपका क्या होता है, वहां पर जो जितना मतलब पृष्ठ तनाव होगा वो आपका उतना वहां पर ऊष्मा व्यय होगी, या फिर आपका उतना कम क्षेत्र वो आपका घेरेगा। पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करेंगे तो इसका तापमान अगर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। जैसे आपका पानी की बात करें तो आपका उसके कण अलग अलग हो जाएंगे, फैल जाएंगे। या फिर हम बात करें पृष्ठ तनाव से एक और क्वेश्चन आता है कि पानी की बूंद का गोल होने का कारण क्या है, तो वो भी क्या है, पृष्ठ तनाव आपके पास मिल जाता है। बिजली की मोटर, बिजली की मोटर क्या करे, देखो मोटर चल रही है, वो है क्या, वो जो चल रही है वो आपके पास यहाँ पर वो आपके पास क्या हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा, मतलब वो आपके पास यहाँ पर क्या है, विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, और विद्युत ऊर्जा को वे क्या कर रही है, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, परिवर्तित कर रही है। चलिए भाई अगला है बेकिंग सोडा। देखो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा इसको कहा जाता है ना, तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने इस तरीके से याद करते थे साइंस में, जो बाई है वही खाई, खाई मतलब खाया, है ना, और सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो ये आपका धावन सोडा मिल जाता है, ठीक है, ये धावन सोडा आपके पास मिल जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl हो जाएगा, जो सामान्य नमक आपके पास मिल जाता है। 65 है कि रसोई गैस के रिसाव का पता लगाने है तो उसमें मिलाए, थोड़ा सा बस नाम आपको यहाँ पर कंफर्म होना चाहिए, इथाइल है या मिथाइल है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। रसोई गैस के मुख्य घटक की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मुख्य में आपका ब्यूटेन मिल जाएगा, साथ साथ में अगर दोनों एक साथ हो तो प्रोपेन, आपके पास प्रोपेन तथा ब्यूटेन मिल जाते हैं, लेकिन दोनों भी हो, एकमात्र ऑप्शन आपको लगाना हो तो ब्यूटेन यहाँ पर मिल जाएगा। 66 है सोरोलॉजी, तो सोरोलॉजी आपका किसके अध्ययन के लिए आ जाएगा, ये छिपकली के अध्ययन के लिए यहां पर आपका मिल जाता है। जबकि हम पक्षी की बात करेंगे तो पक्षी आपका ऑर्निथोलॉजी हो जाएगा। मकड़ी की अगर हम यहां पर बात करेंगे तो अर्कनोलॉजी, और चींटी के लिए एंटमोलॉजी, यानी कीट पतंग चींटी वगैरह के लिए आपका मिल जाता है। चलिए अगला, जैव विकास से संबंधित पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं, ये आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सीधे सीधे डार्विन मिल जाते हैं, ठीक। चलिए अगला है, मानव शरीर में पित्तरस बाइल जूस का उत्पादन किस अंग से होता है। बाइल जूस पित्तरस की अगर हम बात करेंगे वो आपका लीवर से आपका क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर स्रावित होता है, ठीक। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो डोडिनम होता है, जो आपका बड़ी आंत वगैरह जहाँ से बनती है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, इस तरीके से आपका लीवर वगैरह ये थोड़ा ऊपर बना हुआ है, ठीक है, वो सटा सा होता है, और यहाँ पर आपका गाल ब्लाडर होता है, गाल ब्लाडर यानी आपका पित्ताशय। तो जो बाइल जूस है ये आपका बनता तो यकृत में है, लेकिन वहाँ से आपका स्रावित होकर ये गॉल ब्लाडर में आपका क्या होता है, पित्ताशय इसको कहते हैं, यहाँ पर संग्रहित होता है, बनेगा कहाँ पर, यकृत यानी लीवर में। ऐसे ही अग्न्याशय की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने अगर साइंस वगैरह थोड़ा बहुत पढ़िए, एक पत्ती नुमा आपने यहाँ पर आकृति देखी होगी पैंक्रियाज की, और इसकी बीटा नामक सेल से आपका यहाँ पर क्या है, इंसुलिन का स्रावण होता है, जो खाने में आपका या रक्त में जो ग्लूकोज की बढ़ी हुई मात्रा होती है उसको ग्लूकोज को यहाँ पर आपका क्या है, संग्रहित करने का कार्य करता है, फिर से वापस लिवर में। रक्त में उपस्थित कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन, देखो O2 का परिवहन करता है आपका, RBCs वगैरह यहाँ पर आ जाएंगी, रेड ब्लड कार्सेल्स, प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो ये आपका रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं, ठीक। श्वेत रक्त कणिकाएं ये आपका बीमारी वगैरह शरीर की सुरक्षा के लिए, और प्लाज्मा की अगर हम बात करेंगे CO2 व N2 युक्त यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जो होंगे, अपशिष्ट उनको यहाँ पर क्या करेगा, समाप्त करने का कार्य करता है, मतलब उसका परिवहन का कार्य करता है। अगला आपके पास आता है कि मनुष्य में मांसपेशी तथा अस्थियों
को जोड़ने वाला उत्तक, ये हो जाएगा आपका टेंडन। और लिगामेंट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये आपका अस्थि से अस्थि को जोड़ेगा, अस्थि से अस्थि को, यानी आपका बोन से बोन को आपका कनेक्ट करने का कार्य करता है। बोलते हैं ना उसके लिगामेंट में खिंचाव वगैरह, तो लिगामेंट तो भाई डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं, गांव घर में क्या बोलते हैं, अरे उस नस वाले डॉक्टर को दिखाना बल, है ना, तो नस खिंच गई। तो बस वही सारी चीज़ें हैं आपके पास। समुद्र तल से राज्य की अधिकतम ऊंचाई क्या है? अधिकतम ऊंचाई उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सर्वोच्च शिखर आपका नंदा देवी पश्चिम मिल जाता है, जो कि आपका 7,817 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलता है। बहुत तरह मध्य हिमालय का पुरातत्व, तो देखो यहाँ पर मध्य हिमालय के पुरातत्व की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा, यानी कौन सा, यशवंत सिंह कटोच आपके पास यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। और इन्हीं का मध्य हिमालय की कला वगैरह भी यहाँ पर इनकी रचना मिल जाती है। जबकि यशोधर मठपाल की बात करें तो कुमाऊं की चित्रकला वगैरह इनकी रचना मिल जाती है। यशोधर मठपाल से क्वेश्चन आपका बना हुआ कि यशोधर मठपाल का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सीधे सीधे चित्रकला से। भजन सिंह लगातार हम देख रहे हैं, आपका आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय हो जाएगा, गढ़वाली सिंहनाद हो जाता है, आपका वीरवधु देव की यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, चलिए। सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी नगर की स्थापना कब की गई थी? सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को की गई थी। 4 मार्च 1820 को जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने 4 मार्च 1820 को ब्रिटिश सरकार ने टिहरी रियासत के सुदर्शन शाह को स्थायी सनद सौंपी। ठीक है, तो वो आपका 4 मार्च 1820 को आपको डेट यहां पर मिल जाती है। 74वें प्रदेश सरकार द्वारा गठित 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो आपके पास यहाँ पर इंदु कुमार पांडे हो जाएंगे। प्रथम वित्त आयोग की अगर हम बात करेंगे तो आपके पास आर.के. धर हो जाएंगे। और वित्त आयोग वही पंचायत से संबंधित अगर हम देखें 243 का आपका आई में आ जाएगा, और नगर निकाय के हिसाब से देंगे 243 का वाई में आपके पास मिल जाता है। 75 अंबाड़ी गांव लेक का संबंध है, ये शिव भवानी वगैरह से हो जाएगा। अंबाड़ी गांव देहरादून आपका यमुना के तट पर हो जाएगा। सैन वर्मन, ये आपका यदुवंशी शासक मिलते हैं, सैन वर्मन। और यदुवंशी शासक सैन वर्मन की अगर हम बात करेंगे तो रानी ईश्वरा का अभिलेख, रानी ईश्वरा के अभिलेख में ये जानकारी आपके पास यहाँ पर मिल जाती है। विष्णुवर्मन पौरव वंश से वगैरह हो जाएंगे। हाँ, छांगलेस वंश के शासकों की जो जानकारी मिल जाती है वो लाखा मंडल क्षेत्र से मिलती है, लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से, लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से आपके पास यहाँ पर ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक हो जाएगा भाई। चलेंगे आगे। निम्न में से किस महिला का नाम कैथरीन हैलीमन था? ये सभी को पता है, सरला बहन का, है ना। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना बाद में इनके द्वारा की गई। मीरा बहन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, गांधी जी की शिष्या के रूप में ये भी आपका आए थे ऋषिकेश में। पशुलोक की स्थापना आपको मिल जाती है। और मैडलिन स्लेड इनका यहाँ पर आपको नाम मिल जाता है। टिंचरी माई का नाम ठगुली देवी या मूल नाम दीपा देवी वगैरह भी आपके पास मिल जाएगा। और हमने देखा कि टिंचरी नामक शराब को बंद करने के लिए इन्होंने आपका आंदोलन वगैरह चलाया था, उसलिए इनको यहाँ पर क्या कहा गया, टिंचरी माई के नाम से जाना गया। ठीक, बाकी कुंती वर्मा तो आपका आपने देखो ना, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश वगैरह यहाँ पर दिया गया था, है ना। चलिए, अगला आपके पास यहाँ पर मिल जाता है कि वर्ष 2019-20 के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया? तो ये आपका यहाँ पर लक्ष्य सेन। अभी 2022 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया, ध्यान रखना। ठीक है, 19-20 का इनको हो जाएगा। चंदन सिंह की बात करेंगे 2020-21 का इनको दिया गया। दूसरा हम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द्रोणाचार्य की, तो द्रोणाचार्य देखो, सबसे पहले 19-20, 20-21 और 21-22 तीन द्रोणाचार्य यहां पर दिए गए। सबसे पहले यहां पर आपके पास आ जाएगा जो लक्ष्य सेन के पिता या कोच आपके पास मिलते हैं, कौन, धीरेन्द्र कुमार। ठीक है, दूसरा यहां पर आपके पास मिल जाता है, यहां पर संदीप कुमार तो लास्ट में हो जाएंगे, संदीप कुमार डुकलान वगैरह, इनको यहां पर आपका नाम मिल जाता है। और बीच में एक नाम और मिलता है कमलेश तिवारी का। ठीक है, बाकी सुरेश चंद्र पांडे, इनको हाल ही में क्या मिला, आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको यहां पर क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। ठीक हो जाएगा। चलिए अगला यहां पर आपके पास आ जाता है कि फूलों की घाटी को किस वर्ष यूनेस्को में, तो फूलों की घाटी 2005 में आ जाएगी। 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। और इसके अलावा हमने 2 अक्टूबर
2009 को आपका कौन सा देखा, रामायण को शामिल देखा सांस्कृतिक धरोहर सूची में। और कुंभ को, कुंभ न केवल आपका, कुंभ कौन सा, कुंभ न केवल आपका उत्तराखंड का, बल्कि कुंभ आपका जो कुंभ मेला लगता है आपका संपूर्ण भारतवर्ष में जिन जिन स्थानों पर, उस कुंभ को 7 दिसंबर 2017 में हमने देखा, उसको यहाँ पर शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। अगला है नेल पोखर का किला। तो नेल पोखर के किले की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका मिल जाता है किसमें, बालो कल्याण चंद के द्वारा मतलब स्थापित मिल जाता है। हमने तल्ला महल देखा उद्योग चंद का, मल्ला महल आपका रुद्रचंद वगैरह का मिल जाएगा। हमने यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो गोरखाकालीन एक नेथड़ा मिल जाता है, नेथड़ा का किला अल्मोड़ा में। एक आपका सिमलगढ़, सिमलगढ़ का दुर्ग आपका या बाउल की गढ़ वगैरह इसको पिथौरागढ़ का मिल जाएगा। और साथ साथ में खलंगा, ये गोरखा काल के मिल जाते हैं। ठीक है, हमने बाकी कई सारे आपका दुर्ग वगैरह देखें। भीष्मचंद की बात करें तो इन्होंने आपका अल्मोड़ा वगैरह बसाने शुरू किया था, जहाँ पर आलमनगर दुर्ग वगैरह यहाँ पर मतलब मिलता है। ठीक, चलिए अगला है गंगवासियों महोत्सव। तो ये आपका पौड़ी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। नैनीताल की बात करें तो यहाँ पर आपका ग्रामीण हिमालयन हाट वगैरह आप लोग देख सकते हो, ग्रामीण हिमालयन हाट हो जाएगा। हमने पिथौरागढ़ के सारे उत्सव देखे थे, हिल यात्रा हमने देखा यहाँ पर, जो कि नेपाल की देन उसको माना जाता है। और प्रत्येक वर्ष आपका कृषि और पशुपालन में संलग्न लोगों के द्वारा इसको किया जाता है। और यहीं पर हमने स्वांग नृत्य और आपका और क्या देखा था, स्वांग नृत्य और आपका हिरण चित्तल नामक लोक नाट्य वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी पिथौरागढ़ में आपका कंडाली या किरजी महोत्सव, किरजी कुंभ हमने देखा था प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में, जिसमें कंडाली को साफ किया जाता सोका जनजाति वगैरह के द्वारा, है ना। वहीं पर आपका जुमली हवा सामो मिल जाता है, आपका गंगवाली उत्सव मिल जाता है। हमने और भी कई सारी चीज़ें वहाँ पर आपका देखी हैं, रिवीजन करी हैं, तो देखो इन चीज़ों को रिवीजन करो। बाराही देवी मंदिर, ये हो जाएगा चंपावत में। बाराही देवी मंदिर में रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ पर आपका कौन सा बगवाल मेला आपका आयोजित होता है और पाषाण युद्ध वगैरह के लिए प्रसिद्ध मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 4 खाम, खाम यानी खेमे यानी दल, यहाँ पर आपका शामिल होते हैं। गहड़वाल, गहड़वाल खाम जो है वो भिड़ता है आपका किससे, लमगड़िया से। गहड़वाल खाम लमगड़िया खाम से भिड़ता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें वालिक खाम की, तो वालिक खाम भिड़ता आपका किससे, चम्याल खाम से आपका भिड़ता है। जो लोग यहाँ पर आपका शामिल होते हैं उनको यहाँ पर क्या कहा जाता है, द्योके कहा जाता है। जो लोग शामिल होते हैं उनको द्योके यहाँ पर आपका कहा जाता है, यानी देवी के या देवी को समर्पित। 82 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल चक्राता तहसील क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। ओसला आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका उत्तरकाशी क्षेत्र में आ जाता है। चलिए, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के संबंध में असत्य विकल्प, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चमोली में तो नहीं था, ये आपका सीधे सीधे ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाता है। ये आपका देहरादून में, देखो इसका हेडक्वार्टर पूछा जा चुका है देहरादून के शुक्लापुर गांव में। देहरादून के शुक्लापुर गांव में यहाँ पर आपका इसको स्थापित किया गया। अन्य विकल्प आपके पास अतिरिक्त जानकारी के रूप में देख सकते हो, माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। इनका शोध कार्य पर्यावरण विज्ञान, ये तो आपको आसान है। और 4th घराटों का उच्चीकरण वगैरह इन्होंने किया है। और हेस्को की अगर हम बात करेंगे तो हेस्को 1979 का मिल जाएगा, परीक्षा वाणी में 1983 भी है, तो आप दोनों को ध्यान रख के चलें। ठीक, नेक्स्ट मणिभद्रपुरी, तो मणिभद्रपुरी आसान है, सीधे माणा हो जाएगा। मायापुरी हरिद्वार ऋषिकेश का तो कुब्जा मरक मिल जाएगा। गंगानगर हो जाएगा, संत नगरी हो जाएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर भारत की योग राजधानी वगैरह भी इसको देखा हुआ है। अलावा उत्तराखंड के किस वृक्ष के गोंद से विरोजा व तारपीन का तेल निर्माण किया जाता है, तो आपका चीड़ वगैरह से मिल जाएगा। अगर हम बांज की बात करेंगे तो बांज से हमने यहाँ पर देखा कि आपका पशुचारा, एक क्वेश्चन आता है किस वनस्पति का प्रयोग पशुचारा ईंधन, पशुचारा ईंधन व कृषि यंत्र, पशुचारा ईंधन व कृषि यंत्र के लिए किया जाता है, तो आपका बांज वृक्ष यहां पर मिल जाता है। सन 1957 में क्रांतिवीर नामक संगठन, तो आराम से यहां पर आपको आसान से पता होगा, कालू मेहरा के द्वारा एक गठ आपका मिल जाता है। 1857 की क्रांति में एकमात्र यहाँ पर कालू मेहरा या फिर बस ज़्यादा कुछ जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, जो इस आंदोलन में भाग लिया था कालू मेहरा ने। और अवध का अंतिम नवाब जो आपके पास मिलता वाजिद अली शाह, उसके द्वारा यहाँ पर कालू मेहरा को पत्राचार द्वारा जो है यहाँ पर क्या किया गया था, संपर्क किया गया था और 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था। गढ़वाल की झांसी की रानी तो आपका तिल रोंतिल हो जाएंगे। कुमाऊं के आएंगे तो जिया रानी, पिंगला पिंगला वगैरह के नाम से आप लोगों ने देखा, नाकटी रानी वगैरह के नाम से कर्णावती मिल जाएंगी। स्वामी शिवानंद द्वारा शिवानंद आश्रम,
1936। इसी को हमने यहाँ पर किस नाम से भी देखा, डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी यहाँ पर आपको इसको कहा जाता है। ठीक हो जाएगा। चलिए अगला है खंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ से प्राप्त अभिलेख। तो ये आपका कार्तिकेयपुर वगैरह से मिल जाएंगे, आपका ताम्र जो आपका क्या पांडुकेश्वर ताम्रपत्र वगैरह हो जाएंगे। कुनिंद की बात करें तो यहाँ से मुद्रा वगैरह मिल जाती है मुख्य रूप से। पंवार शासकों में अगर हम देखें तो पहला ताम्रपत्र आपका जगतपाल का कहाँ से, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से आपका प्राप्त होता है 1455 का। और अगर हम खोजे जाने के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहला शिलालेख अनंत वर्मन द्वितीय, अनंत वर्मा जो आपका अनंतपाल शासक था, अनंतपाल द्वितीय का धारशिला अभिलेख मिल जाता है रुद्रप्रयाग से। लेकिन शासकों के हिसाब से देखेंगे तो 2004 में आपका चांदपुरगढ़ का उत्खनन हुआ, वहाँ से कनकपाल का शिलालेख सबसे पहला प्राप्त होता है, सबसे पुराना मतलब। ठीक, कौन सी जल विद्युत परियोजना टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत शामिल है, तो कोटेश्वर बांध परियोजना 400 मेगावाट की यहाँ पर आ जाएगी इसके अंतर्गत। और भागीरथी नदी पर ये भी मिल जाएगी टिहरी जनपद में। साथ साथ में इसकी ऊंचाई की अगर हम यहाँ पर बांध की ऊंचाई की बात करेंगे तो बांध की ऊंचाई मिल जाती है 97.5 मीटर। पाटलिदुन, तो पाटलिदुन आपका कार्बेट नेशनल पार्क में हो जाएगा, नैनीताल जनपद के अंतर्गत है ना। चलिए अगला है कि किस स्थान पर राज्य का पहला कम्युनिटी रिजर्व सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया, तो बोनगांव, धारचूला, पिथौरागढ़ में आपके पास ये मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला, राज्य में किस वर्ष 13 जिले 13 पर्यटन स्थल योजना प्रारंभ की गई है, तो ये आपका यहां पर मिल जाता 16 मई 2018 को इसको यहां पर कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। अगला है कि INS तरिणी द्वारा नाविका सागर परिक्रमा अभियान में राज्य से शामिल होने वाली महिला, तो ये वर्तिका जोशी यहां पर मिल जाती है। अगला आपका राज्य में किस स्थान पर जून 2019 में देश का पहला स्थायी कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र का शिलान्यास, तो ये आपका देहरादून में शिलान्यास हुआ अभी फिलहाल। अब देखते हैं आगे कब तक ये आपका होता है ना। चलिए अगला मिलता है कि वर्ष 2019 में किस स्थान पर प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र, सबसे पहला संयंत्र आपका देहरादून और दूसरा संयंत्र आपका पेपर में आ चुका है, ये आपका भीमताल में। 97-2020 में नमामि गंगे परियोजना के चयनित राज्य की 8 नदियों में से किन 2 नदियों का अंतिम रूप से चयन किया गया, तो यहाँ पर आपका कौन सा, जो आपका कोसी और सुसवा नदी यहाँ पर आपका शामिल की गई है इसमें। अगला उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय, तो पर्यावरण मंत्रालय की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो भाई आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 13 अगस्त को आपके पास मिल जाएगा 2019 को इसका गठन किया गया है। राज्य विश्वविद्यालय में एकरूपता लाने के लिए अम्ब्रेला एक्ट, तो अम्ब्रेला एक्ट आपके पास मिल जाएगा कब, 23 सितंबर 2020 में। सभी भवनों को एक जैसे बनाने के लिए यहाँ पर आपका ये एक्ट जारी किया गया है। और लास्ट है कि सितंबर 2020 में मोहन कुमाऊनी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो आपका यहाँ पर साहित्यकार वगैरह आपका ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाते हैं। ठीक, चलिए तो ये कुछ मेन जो आपका पास यहाँ पर जो चीज़ें थी, बाकी चीज़ें अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाई रिवीजन करें चीज़ों का, ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक, अब ये नहीं सोचें कि नई चीज़ें, तो नई चीज़ें जो होनी थी वो हो चुकी हैं, पेपर में ही मिलेंगी, वहीं देख लेंगे उनको आराम से। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपको अगले से जो सॉल्यूशन होगा। धन्यवाद।